हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है आज का उत्तराखंड एक अध्ययन। उत्तराखंड में जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी जो भी कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम मदद लेंगे किसकी, सिंगल लाइनर नोट्स। बहुत अच्छी किताब है BS नेगी जी की, उन्होंने बहुत ही अच्छी आंकड़ों को इसमें संग्रहित किया है। बहुत अच्छी किताब है, आप भी ले लें इसको। तो वन एग्जाम हो या उत्तराखंड PCHE और नायब तहसीलदार पटवारी, जितने भी पेपर होते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो बनने वाला है हमारा। और इसकी सहायता से हम इस वीडियो को बनाएंगे। इसमें से बहुत अच्छी चीज़ों को जो संग्रहित किया है उसमें हम इसमें याद करेंगे बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड का, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तराखंड एक अध्ययन। राज्य चिन्ह हो गया, राज्य गीत हो गया, राज्य पशु हो गया, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। राज्य पुष्प हो गया, राज्य वृक्ष हो गया, राज्य पक्षी हो गया, राज्य तितली हो गया, और राज्य के वाद्य यंत्र हो गया या अन्य प्रतीक हो गया, जो भी है इस पे हम बात करेंगे आज की। ठीक है, तो बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है ये, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको याद करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब पहले जरूर कर दें। ठीक है, तो अगला इसका हम इसमें थोड़ा अध्ययन करते हैं। जो पहला मैंने लिखा है राज्य चिन्ह। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसको जो सरकारी कामकाज में, शासकीय कामकाज में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसको राजकीय चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह बोलते हैं। यह भारत का, ये उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह किस आकार का है, तो ये है समचतुर्भुज के आकार का। क्वेश्चन आएगा कैसा, किस आकार का है, तो समचतुर्भुज। इसमें कितनी पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, तो 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। ठीक है, और जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में क्या दिखाया गया है, अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा लाल पृष्ठ में क्या है, तो अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, अशोक की लाट के नीचे किस भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। और या अशोक की लाट पर अंकित क्या लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया, तो सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पृष्ठ में जो हमारा राज चिन्ह है, राज चिन्ह के पृष्ठ में जो लाल रंग है, ये किसका प्रतीक है, तो शहीद का प्रतीक है। शहीद होता है तो क्या गिरता है, ब्लड गिरता है, जैसे खून आता है, ब्लड गिरता है तो आदमी शहीद होता है। ठीक है, तो गोली लगती है ना, खून आता है, मूवी में देखते हैं आप, तो ब्लड आ गया, उसके बाद आदमी शहीद हो जाता है। तो लाल रंग किसका प्रतीक है, शहीद का प्रतीक है। या राज्य चिन्ह में शहीद के लिए कौन सा रंग दिया गया है, तो लाल रंग दिया गया है, जो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। रक्त कैसा होता है, ब्लड, रक्त कैसा होता है, लाल, तो लाल रंग किसके लिए है, शहीद के लिए। ठीक है, राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं, कितनी जलधाराओं को दिखाया गया है, 4 जलधाराओं को। और किस रंग से दिखाया गया है, तो नीला। आपने देखा होगा समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, तो इसलिए जलधाराओं को भी किस रंग से दिखाया गया है, नीले रंग से दिखाया गया है। और जल का रंग, जो समुद्र का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, आपने साइंस से पढ़ा होगा, तो आकाश के रंग के कारण। जो आकाश का रंग होता है, हमारा आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो नीला आसमान के कारण हमारा जो समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है। और नीला किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है, एक अंतरिक्ष में जो यात्री जा रहे होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो उनको काला दिखाई देता है। ठीक है, जलधाराओं को, जो 4 जलधाराएं हैं उसमें से कौन कौन सी नदी है, तो गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा और काली नदी। ठीक है, गंगा नदी जो हमारी इधर से बहती, प्रारंभ अलकनंद झील से निकलती है और उसका नाम अलकनंदा, देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। और देवप्रयाग से लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने तक यह 2525 यानी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी को माना जाता है, और गंगा नदी है भी सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, दूसरा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, और जो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा और काली नदी। ठीक है, रामगंगा और काली नदी को दिखाया गया है। ठीक है, काली नदी जो कुमाऊं और ये उत्तराखंड के बीच बॉर्डर बनाती है, काली नदी। ठीक है, और राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड अंकित है। जो राज्य चिन्ह है उसमें सबसे नीचे से उत्तराखंड लिखा है, वो किस रंग से लिखा गया है, नीले रंग से।
ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य चिन्ह पर उत्तराखंड किस रंग से लिखा गया है, तो नीले रंग से लिखा गया है। तो ये था राज्य चिन्ह के बारे में, हमने जाना राज्य चिन्ह क्या है। हमारा सब चतुर्भुज के आकार का है, 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई है और 4 जलधाराओं को दिखाया गया है, जो गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दिखाया गया है। और रक्त क्या है, लाल रंग से शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों के रक्त को लाल रंग से दिखाया गया है। सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये था हमारा राज्य चिन्ह। अगला आते हैं हम राज्य चिन्ह के बारे में, हो गया हमारा राज्य गीत। राज्य गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन अभिनंदन, ठीक है। तो ये हमारा राज्य गीत है, ठीक है। इसको गाने की अवधि कितनी, जैसे हम राष्ट्रगान को गाने की अवधि हमारी है 52 सेकंड है और राष्ट्र गीत को गाने की 65 सेकंड है, तो वैसी हमारे उत्तराखंड के राज्य गीत को गाने की अवधि है 9 मिनट। कितना है, 9 मिनट। हमारा राज्य कब बना था, याद रखने के लिए हम कह सकते हैं हमारा राज्य बना था 9 नवंबर को। कब बना था, 9 नवंबर को बना था, ठीक है। 9 नवंबर, 9 याद रहेगा, तो 9 मिनट में हमारे राज्य गीत को गाने की अवधि भी कितनी है, 9 मिनट। 9 नवंबर को हमारा राज्य बना और 9 मिनट को ही हम इसको, 9 मिनट में हम अपने राज्य गीत को गाते हैं, ठीक है। हो गया राज्य गीत, हो गया हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन अभिनंदन, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य गीत कब बना, 6 फरवरी 2016 को। 6 फरवरी 2016 को हमारा राज्य गीत बना क्या, लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, हेमंत बिष्ट द्वारा। 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा हमारा क्या हुआ, राज्य गीत लिखा गया, ठीक है। याद रखना है 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा हमारे राज्य गीत को लिखा गया, ठीक है। राज्य गीत को 9 मिनट की अवधि में गाया जाता है। ये हमने 9 नवंबर से 9 मिनट को याद कर ही लिया है, ठीक है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष क्या थे, लक्ष्मण सिंह बटोही। चयन करते हैं ना, बहुत सारे गीत लिखे होंगे लोगों ने, तो फिर उसमें से एक गीत को हमने चयन किया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज किस किस की है, हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायक कौन है, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला, नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला की आवाज में इस गीत को हमने गाया, कितने में, 9 मिनट में, ठीक है। तो ये था राज्य गीत। राज्य गीत आपको याद हो गया, क्या है हमारा, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन अभिनंदन, ठीक है। ये किसने लिखा, तो हेमंत बिष्ट ने लिखा। कब लिखा, 6 फरवरी 2016 को लिखा। इस गीत को गाने का अवधि कितनी है, तो 9 नवंबर से याद रखेंगे हम 9 मिनट में, ठीक है। और इसकी में आवाज किसने दिया, नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी की आवाज में इस गीत को गाया गया है। और उत्तराखंड राज्य गीत को चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोही, ठीक है। गीत को बटोरने का काम किसने किया, तो लक्ष्मण सिंह बटोही ने। जो ये गीत, बहुत सारे गीत लिखे, उन्होंने सब गीतों को बटोरा और एक गीत का चयन किया, तो लक्ष्मण सिंह बटोही ने गीतों को बटोरा, इस गीत को, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसी से, ठीक है। उत्तराखंड, अब आता है अगला हमारा उत्तराखंड राज्य पशु। राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग क्या हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु है, ठीक है। कस्तूरी मृग को हिमालय मस्क डियर कहते हैं। कस्तूरी मृग को क्या कहते हैं, हिमालय मस्क डियर। क्या कहते हैं, मस्क डियर, यानी कि इसको आप मस्त डियर भी कह सकते हैं, मस्क डियर या मस्त डियर, ठीक है। इससे याद रखेंगे, मस्त डियर से मस्क डियर, ठीक है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर क्या है इसका नाम, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कितने से पाए जाते हैं, 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं हम, पहले एक झुंड में 36 कस्तूरी मृग थे, बाद में किसी ने बच्चे दिए और वो 44 हो गए, यानी कि 3600 से कितने हो गए, 4400 मीटर तक हमारे कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा इस ट्रिक से ये कैसी कैसी ट्रिक है, लेकिन इससे हमेशा के लिए आप वीडियो देखोगे, उसके बाद जब याद करोगे ना, एक बार मनन जरूर करना, एक बार वीडियो देखना, उसके बाद माइंड में ध्यान करना, तो जो मैं बोल रहा था, जैसे 36 मस्क डियर थे, फिर उनमें किसी ने बच्चे दे दिए, फिर 44 हो गए, यानी कि 3600 से 4400 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल का मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग क्या, अंगुलोटा
कुल का मोसिडे परिवार का सदस्य है। अंगू ने लोटा पकड़ा और कुल कितने, वो मोसिडे, और मोसिडे को दे दिया हो, ठीक है, मोसिडे किसी का नाम। तो इससे रखेंगे याद कि कस्तूरी मृग जो है अंगू लोटा कुल का मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग पौधायत कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, केदारनाथ में पाए जाते हैं, फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में और उत्तरकाशी में। क्वेश्चन आ सकता है, और 3 अन्य जगहों के नाम दे देंगे और एक इनमें से नाम दे देंगे। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस स्थान पर कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, केदारनाथ में पाए जाते हैं, ठीक है, केदारनाथ का सबको पता ही है आपको। फूलों की घाटी जो कहाँ है, घांगरिया में, घांगरिया से 3 किलोमीटर आगे फूलों की घाटी है, जो विश्व धरोहर भी है हमारी, ठीक है, 2008 में जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। पिथौरागढ़ जिला है हमारा, ठीक है, पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। और उत्तरकाशी जिला जो जहाँ पर गोविंद पशु विहार भी है, वहाँ पर जो उत्तरकाशी में ये जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, उत्तरांचल, हिमाचल एक ही था पहले नाम, ठीक है, तो उत्तरांचल हिमाचल तो हो ही गया, और सिक्किम और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कश्मीर में भी ठंडा है, सिक्किम में भी ठंडा है, तो कश्मीर और सिक्किम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग की विशेषताएं क्या होती है, कस्तूरी मृग का रंग भूरा रंग का होता है और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, हल्का भूरा रंग होता है, काले पीले धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, 2 बाहर को निकले हुए दांत और लगभग 20 इंच की ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग के क्या होते हैं, खुर, जैसे गाय के खुर होते हैं ना पैरों पे, तो वैसी खुर होते हैं, 4 खुर होते हैं, 2 आगे के पैर, 2 पीछे के पैर, तो 4 स्वाभाविक है, ठीक है। और 2 नुकीले हुए दांत होते हैं, जो आगे से दांत होते हैं वो 2 नुकीले दांत होते हैं, और लगभग इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 20 इंच की इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, कस्तूरी मृग के क्या नहीं होते हैं, सींग नहीं होते हैं। आत्मरक्षा के लिए जब सींग नहीं होते हैं, जो जानवर सींग होते हैं, सींग नहीं होते हैं, तो जिसके क्या करता है, दांतों से आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांतों का प्रयोग करता है। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे की पांव की अपेक्षा लंबे हो, तो ये तो स्वाभाविक है, आपने देखा होगा जानवरों के भी, गाय भैंस किसी के देखे तो आगे के पांव की तुलना में पीछे के पांव क्या होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं। तो कस्तूरी मृग के भी आगे के पांव की तुलना में पीछे के पांव थोड़ा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। कस्तूरी मृग क्या करता है, अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग की विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग क्या करता है, जो जंगली जानवर बाघ वगैरह उनको खाते हैं, तो एकदम से पता लगा लेते हैं कि उसको डर है। इनकी सूंघने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग कितनी होती है, 20 वर्ष होती है। औसत आयु लगभग कितनी होती है, 20 वर्ष होती है। मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण की अवधि कितनी है, 6 माह। कितनी है, 6 माह। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है, केदारपाती। जो केदारपाती घास होता है वो क्या है, कस्तूरी मृग का क्या है, मुख्य भोजन है, ठीक है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि तक से ही प्राप्त की जाती है। तो कस्तूरी मृग सिर्फ किस में पाई जाती है, नर मृग में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। सिर्फ नर कस्तूरी सिर्फ नर मृग से ही प्राप्त की जा सकेगी, मादा में नहीं होती है। कस्तूरी मृग कितनी हो, 3-3 वर्ष के अंतराल पर 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी जो है 3-3 वर्ष, जैसे इस वर्ष निकाल दिया 3 वर्ष, फिर अगले 3 वर्ष में होती है, फिर अगले 3 वर्ष में, ठीक है। तो 3-3 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी पाई जाती है, वो भी किसमें, सिर्फ नर मृग में पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी का नाम क्या है, कपिल, ठीक है। नेपाल की कस्तूरी का नाम क्या है, कपिल। कश्मीर की कस्तूरी का नाम है पिंगल, और सिक्किम की कस्तूरी का नाम है कृष्ण, ठीक है। तो याद रखने के लिए नेपाल लो, लास्ट में लो आ रहा है, तो इसमें कपिल में भी लास्ट में लो है, तो नेपाल कपिल, ठीक है। नेपाल की कस्तूरी का नाम है कपिल। और कश्मीर की कस्तूरी का नाम है पिंगल। जो कश्मीर के लोग होते हैं वो पीर को मानते हैं, ठीक है। कश्मीर में पीर पंजाल भी है, पीर पंजाल, ठीक है। तो कश्मीर में क्या है, पिंगल। किससे याद रखेंगे, नेपाल लो है कपिल, और कश्मीर में के लोग पीर को मानते हैं, या कश्मीर में पीर पंजाल है, तो कश्मीर में पिंगल। और सिक्किम में क्या है, कृष्ण। सिक्किम की कस्तूरी को नाम क्या है, कृष्ण, यानी कि सिक्किम का याद रखेंगे हम कृष्ण, ठीक है।
अगला है औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दमा की बीमारी, मिर्गी आना या हृदय संबंधी रोगों की बीमारी के लिए कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दवाई है कस्तूरी, ठीक है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेनॉल है, ठीक है। कस्तूरी का रासायनिक रूप से क्या है? कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ठीक है। कस्तूरी मृग संरक्षण। अब सरकार ने क्या किया? कस्तूरी जो मृग हैं उनकी संख्याएं राज्य में क्या है? बहुत कम है, और इनको संरक्षित नहीं करेंगे तो इनकी संख्या धीरे धीरे घट जाएगी। लोग क्या करते हैं? कस्तूरी निकालने के चक्कर में इनका शिकार कर देते हैं। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ अधिनियम बनाए हैं इनके संरक्षण के लिए। जो इनको मारेगा या इनको नहीं मारना है, इसके लिए इनका संरक्षण करना है। इनके लिए जो इनको मारता है उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमको इनको संरक्षण करना है। वन्य जीवों का संरक्षण हर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे वन्य जीव हैं उनका संरक्षण हमको करना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। हमारी सरकार ने क्या किया? कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ में वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। कब की गई? 1972 में की गई। कब की गई? कहाँ की गई? केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कहाँ क्या की गई? कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ठीक है। अगला है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो कहाँ है? बागेश्वर में है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ पर है? तो बागेश्वर में है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई? तो 1977 में की गई, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। तो अस्कोट जो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चमोली जिले में कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो हमारी भारत सरकार ने क्या किया? चमोली जिले में जो कांचुला खर्क है, कांचुला खर्क कहाँ पड़ता है? ये जब आप यहाँ से गोपेश्वर से मंडल होते हुए आगे को जाते हैं चोपता की तरफ को, तो वहाँ पड़ता है कांचुला खर्क, ठीक है। कांचुला खर्क पड़ता है, तो वहाँ पे उसकी स्थापना कब की गई? 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कांचुला खर्क में की गई, ठीक है। और राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे। 279 कस्तूरी मृग की संख्या थी। 2005 तक राज्य में जो कस्तूरी मृगों की संख्या का जो सर्वे किया गया उसमें कितने? 279 कस्तूरी मृग पाए गए थे, ठीक है। तो अगला है उत्तराखंड राज्य पुष्प। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? हमारा ब्रह्मकमल। यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? हमारा ब्रह्मकमल। इसकी विशेषताएं क्या है मैं बताता हूँ। ब्रह्मकमल जिसको हम क्या पे कौन पद्म भी बोलते हैं, जो ये जो हमारे इधर मेला होता है नंदाष्टमी का मेला, तो उस मेले में हमारे यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको फूलों को लाते हैं नंदा देवी के लिए, ठीक है। तो कस्तूरी ये जो पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कहाँ कितने हजार की ऊंचाई पे मिलते हैं? तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, ठीक है। इसी के बीच में ब्रह्मकमल मिलते हैं, ठीक है। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। क्या है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक क्या है? सोसरिया अबबेलेटा, ठीक है। सोसरिया अब भी लेट रखा है, सोसरिया अब भी लेट रखा है, यानी कि सोसरिया अबबेलेटा। अबबेलेटा क्या है? इसका नाम वैज्ञानिक नाम है किसका? ब्रह्मकमल का। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजाति क्या? फैन कमल व कस्तूरा कमल। ब्रह्मकमल की अन्य दो प्रजातियों का नाम क्या क्या है? फैन कमल व कस्तूरा कमल, जो राज्य में मिलते हैं हमारे राज्य में, ठीक है। फैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। जो फैन कमल है वो अधिक ऊंचाई पर मिलता है, और जो कस्तूरा कमल है वो थोड़ा नीचे मिलता है, ठीक है। फैन कमल का क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसरिया गार्मिनिकोफोलिया, ठीक है। गार्मिनिफोलिया, सोसरिया गार्मिनिफोलिया किसका नाम? फैन कमल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? कौन पद्म, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल के लिए कौन सा नाम दिया गया है? तो सौगंधिक पुष्प नाम दिया गया है, ठीक है। और तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं? टोप गोला। क्वेश्चन आ सकता है नेपाल में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना जाता है? तो टोप
गोला नाम से जाना जाता है। टोप गोला। नेपाल में लोग क्या पहनते हैं? गोल टोपी पहनते हैं ना, नेपाल में पहनते हैं ना नेपाली टोपी, क्या तो थोड़ा गोल टाइप की होती है। तो टोप गोला नेपाल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो टोप गोला। नेपाल के लोग टोपी कैसी पहनते हैं? गोल पहनते हैं। तो नेपाल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो टोप गोला नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? दूधा फूल। जो ब्रह्म कमल होता है वो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, दूध की तरह होता है। तो हिमाचल में इसको दूधा फूल भी कहा जाता है। ठीक है। कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। तो कश्मीर में क्या होता है? बहुत सारे फल होते हैं और अच्छे तरीके से पक कर कैसे गलगल हो जाते हैं फल। तो याद रख सकते हैं कश्मीर में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? गलगल कहते हैं। गलगल, ब्रह्म कमल को गलगल कहते हैं क्योंकि वहाँ के फल क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो गलगल हो जाते हैं। ठीक है। तो ब्रह्म कमल कश्मीर में गलगल कहते हैं। और नेपाल वाले टोपी कैसे पहनते हैं? गोल टोपी पहनते हैं। तो ब्रह्म कमल को गोल टोपा कहते हैं, टोप गोला कहते हैं, टोप गोला कहते हैं। ठीक है। और महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल के लिए सौगंधिक पुष्प नाम दिया गया है। ठीक है। अगला है ब्रह्म कमल की विश्व में 210 व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। तो विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की? 210 व राज्य में कितनी? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी, हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुत आयत मात्रा में मिलते हैं। फूलों की घाटी में बहुत मिलते हैं ब्रह्म कमल, केदारनाथ में मिलते हैं और पिंडारी हिमनद में भी बहुत आयत मात्रा में मिलते हैं। और यहाँ जो औली से ऊपर गुलशन टॉप है वहाँ से ऊपर कुंवारी पास हुआ, कुंवारी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। ब्रह्म कमल माँ नंदा देवी का प्रिय पुष्प है। जैसे मैंने बताया था हमारी इधर नंदा अष्टमी होती है, जोशीमठ वाले जो इलाका है हमारा, यहाँ पर जगह जगह गाँव में नंदा अष्टमी होती है। तो उस नंदा अष्टमी के दौरान इस फूल पुष्प को लेने के लिए गांव वाले जाते हैं, पुष्प लेके आते हैं। ठीक है। तो नंदा अष्टमी के मेले में इस फूल को लाते हैं, इसलिए नंदा का प्रिय पुष्प माना जाता है किसको? ब्रह्म कमल को। और नंदा अष्टमी में तोड़े जाने का महत्व है। ठीक है। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को। ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? हिमालयी पुष्पों का सम्राट। यानी कि हिमालय में जितने भी पुष्प होते हैं उसमें सबसे अच्छा पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। ठीक है। अगला है ब्रह्म कमल की विशेषता। विशेषता क्या है? ब्रह्म कमल बैंगनी रंग का होता है, हल्का बैंगनी रंग का होता है और उस ऊपर से उसके पुष्प क्या होते हैं? हल्के सफ़ेद सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है। सफ़ेद तो नहीं कह सकते, मैरून रंग के होते हैं। ठीक है। हल्का जैसे क्रीम कलर होता है ना, क्रीम कलर के होते हैं। ठीक है। ब्रह्म कमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्म कमल फूल खिलने का समय क्या है? जुलाई से सितंबर तक का होता है। ठीक है। ब्रह्म कमल के पौधे एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प देता है। ब्रह्म कमल का पौधा एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प देता है। ठीक है। ब्रह्म कमल पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है अर्धरात्रि को खिलने वाले पुष्प का नाम है तो क्या है? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हड्डियां क्रैक हो जाती है तो इसकी जड़ों को पीसने से बोला क्या होता है? हड्डियां जुड़ जाती है, हड्डियों के उपचार के लिए काम आता है। जैसे हड्डियों में क्रैक आ गया, हड्डियां टूट जाती कभी, तो उसमें इसको पीस कर लगाने से हड्डियां जुड़ जाती है, तो इसका उपचार के लिए माना जाता है। अब आता है हमारा उत्तराखंड का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है हमारा? बुरांस। बुरांस क्या हमारा? उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो बुरांस है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। ये क्या होता है? सदाबहार वृक्ष होता है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। बुरांस एरिकेसी कुल का पौधा है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसों कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहते हैं? बुरांसों कहते हैं। और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। ठीक है। कन्नड़ में बुरांस को क्या कहते हैं? बिली कहते हैं, बिली। ठीक है। बिल्ली नहीं, बिली। कन्नड़ में क्या कहते हैं? बिली कहते हैं बुरांस को। और हिमाचल प्रदेश में बुरांसों कहते हैं, हमारे यहाँ बुरांस कहते हैं। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। नेपाल जैसे हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है। राज्य पुष्प हमारा ब्रह्म कमल है और वृक्ष क्या है? बुरांस है, याद रखना है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है क्या है? बुरांस है। यहाँ बुरांस को, नेपाल में बुरांस को क्या कहते हैं? गुरांस। ठीक है। नेपाल में बुरांस को गुरांस कहते हैं। ठीक है। हाँ। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है।
हिमाचल प्रदेश व नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है, नागालैंड। तो नागालैंड वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, क्या है, हमारा तो वृक्ष है उत्तराखंड का, लेकिन हिमाचल वो नागालैंड का राज्य पुष्प है बुरांस, ठीक है, याद रखना बुरांस है, उन बुरांस नागालैंड वो हिमाचल का राज्य पुष्प है और हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस। हमारा राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल, ठीक है। मेघालय में बुरांस को तीनसा कहा जाता है। मेघालय में बुरांस को क्या कहते हैं, तीनसा। अब याद रखेंगे मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, तीन पहाड़ियां हैं ना, गारो, खासी और जयंतिया। आपको यहाँ से भी याद हो गया गारो, खासी और जयंतिया कहाँ है, मेघालय में। तो कितनी पहाड़ियां, तीन। तो यहाँ बुरांस को क्या कहते हैं, तीन सा, तीन सा, ठीक है, तीन सा कहा जाता है। भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रेडोडेंड्रन अर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी खोज, सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में हुई थी, ठीक है, जम्मू श्रीनगर में। जो जम्मू है, श्रीनगर जो हमारा जम्मू वाला है, एक श्रीनगर हमारा उत्तराखंड गढ़वाल वाला है और एक जम्मू वाला श्रीनगर है। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, जम्मू श्रीनगर वाले श्रीनगर जम्मू वाले श्रीनगर में इसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी, ठीक है। बुरांस की विशेषताएं क्या है, बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चटक लाल रंग का, एक होता है सफ़ेद बुरांस। सफ़ेद बुरांस को हम नहीं खाते हैं, उसको हमारे इधर धोए बुरांस भी कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तो उसको सफ़ेद वाले बुरांस को खाने से नशा लगता है बोलते हैं, उसको नहीं खाते हैं, लेकिन लाल वाले बुरांस को खाते हैं, इसका जूस भी निकालते हैं लोग, ठीक है। फूलों का खिलने का समय क्या होता है, फरवरी से अप्रैल माह तक होता है, ठीक है, फरवरी से अप्रैल माह तक। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। बुरांस के फूल में क्या पाया जाता है, मिथेनॉल पाया जाता है, ठीक है, और जो किसकी के लिए लाभदायक होता है, डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बुरांस वृक्ष को किस अधिनियम व किस अधिनियम द्वारा संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, तो वन अधिनियम 1974 के द्वारा, ठीक है। अगला आता है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, क्या है हमारा राज्य पक्षी, मोनाल है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है, ठीक है, मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो वैसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, लोकोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। मोनाल फेजेंड परिवार का पक्षी है, ठीक है। मोनाल के परिवार का नाम क्या है, फेजेंड परिवार का पक्षी है। और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 4 प्रजातियां। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है, लेकिन उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी मोनाल है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या वो मुनाल कहते हैं, ठीक है। मोनाल में कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलगेरू तथा सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहते हैं, ठीक है। कश्मीर में मोनाल को क्या कहते हैं, सुनाल, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में नीलेगेरू कहते हैं, तथा सिक्किम में मोनाल को क्या कहते हैं, चामदोंग। ऐसी उधर नॉर्थ ईस्ट के नाम ही ऐसे होते हैं। चामदोंग नाम कहाँ बोलते हैं, सिक्किम में बोलते हैं। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। एक डफिया पक्षी होता है वो मोनाल परिवार से ही संबंधित है। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। मोनाल को भूटान में कहते हैं भूटान, और मोनाल को बुप कहते हैं, वो नेपाल में डंगन कहा जाता है, ठीक है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में पाया जाता है। मोनाल कहाँ पाया जाता है, जो मैंने ये नाम बताए, असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में पाया जाता है। मोनाल पक्षी की विशेषताएं क्या है, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है। जैसे कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वैसे मोनाल भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल तो क्या करती है, दूसरे के घोंसले में अंडे दे देती है और उनके अंडे फेंक देती है, लेकिन मोनाल पक्षी जो है घोंसला नहीं बनाती है, ऐसी गुफाओं में अपने अंडे देती है, वहीं अपने बच्चे करती है, ठीक है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलंगी होती है, ठीक है। नर मोनाल जो होता है उसके सिर पे क्या होती है, मोर की तरह क्या होती है, कलंगी होती है, ठीक है, मादा में नहीं होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। तो वर्ष में 2 बार मोनाल पक्षी जो होती है बच्चे देती है, ठीक है, अंडे देती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है, ठीक है, आलू को खाती है मोनाल, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा, वन्य जीव अधिनियम
संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, ठीक है। सरस्वती माता में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, जिसमें 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या कितनी थी? 919 थी, ठीक है। अब है राज्य तितली। राज्य तितली का नाम क्या है? कॉमन पीकॉक। राज्य तितली का नाम है कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोगमोर को राज्य का तितली घोषित किया गया, जिसका नाम क्या है? कॉमन पीकॉक बोलते हैं या लोगमोर, लोगमोर कहते हैं, को राज्य तितली घोषित किया गया। कब किया गया? 7 नवंबर 2016 को। कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है, ठीक है। कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में कहाँ मिलती है? 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है, ठीक है। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। 1996 में लिम्बा बुक ने क्या किया था? कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था, याद रखना है, ठीक है। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। टिमरू का पेड़ होता है ना, टिमरू के डंडे भी होते हैं, ठीक है, वो कांटे वाले। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है, ठीक है, उसी की पत्तियां खाती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया, ठीक है। तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया? तो देहरादून में खोला गया। देहरादून में कहाँ खोला गया बटरफ्लाई पार्क? तो लच्छीवाला में खोला गया। कब खोला गया? 2016 में खोला गया, ठीक है। कॉमन पीकॉक का जीवन काल कितना होता है? 30 से 35 दिन का होता है। कॉमन पीकॉक का जीवन काल बहुत छोटा है, 30 से 35 दिन का होगा। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तितली बोला मैं, ट्राइडेस डिडिहाट। ट्राइडेस डिडिहाट जो भारत की सबसे बड़ी तितली है वो कहाँ से मिली है? डिडिहाट में, ट्राइडेस डिडिहाट में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड बिंग भी कहा जाता है। जो भारत की सबसे बड़ी तितली है ट्राइडेस डिडिहाट में मिली, जिसे क्या कहते हैं? गोल्डन बर्ड बिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, पीछे किसी क्वेश्चन में आया भी था, एग्जाम में आया था। तो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र क्या है? ढोल दमाओ। जो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित हुआ? तो 2015 में हुआ। किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोल है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरे की खाल लगाकर बनाया जाता है। जो ढोल होता है वो पीतल, तांबे, पीतल व चांदी का जो वो बनता है, उस पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। तो ढोल से कितने तरह के ताल बजाए जाते हैं? 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, जिसके ढोल सागर का ज्ञान बोलते हैं ना, तो ढोल सागर की विद्या। तो ढोल में 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ढोल से नौबत या निमति, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ताल बजाए। नौबत प्रातःकाल, नौबत कब बजाई जाती है? तो प्रातःकाल में ओजी जाति के लोग 22 प्रताल में बजाते हैं, ठीक है। तो सुबह के टाइम पे नौबत बजती है। मांगलिक का शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, मांगलिक काज शुरू करने से पहले कौन सा ताल बजाया जाता है? तो बड़े ताल बजाया जाता है। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? बोला उत्तम दास। उत्तम दास, क्वेश्चन आ सकता है उत्तम दास का संबंध किस चीज से है? तो ढोल सागर, ठीक है। तो ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। और उत्तराखंड के अन्य प्रतीक जिसमें है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। कब किया गया? उत्तराखंड ये फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। कब किया गया? तो 2011 में किया गया। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है, ठीक है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है, तथा द्वितीय भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? तो संस्कृत है। संस्कृत को कब राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो 2010 में किया गया। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो फुटबॉल है। फुटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया? तो 2011 में किया गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। तो इसमें इसकी सीरीज हम आगे को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय, सी यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते। ओके बाय। कैमरा गिर गया था इसलिए।